सर 20 को। कब है पेपर? 20 तारीख को। हाँ 20 तारीख को। 20 मई को कि अप्रैल को है? अप्रैल तो निकल गया, 20 मई। मई को सर, मई को। तो कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तुम लोगों ने? सर पढ़ा है, लेकिन आप समरी बता दीजिए सब चैप्टर्स की, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए इसमें से। क्या पेपर आएगा, कैसे आएगा, ये तो तुम लोग पता है कि नहीं पता है? फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव है सर, और बाकी दोनों थ्योरी वाले आएंगे। और जो फर्स्ट पेपर है हाँ। ज्योग्राफी का, वो है ज्योग्राफिकल थॉट, यानी भौगोलिक चिंतन। उसके बाद जो दूसरा पेपर है, फर्स्ट पेपर क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एमसीक्यू में होगा। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही आंसर चुन करके उसका आंसर देना होगा। ठीक है। दूसरा पेपर आपका रिटन होगा। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर एकदम? यस सर। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका पेपर होगा, वो होगा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का, यानी पर्यावरण भूगोल का। और तीसरा पेपर आपका होगा, जिसको आपको सैली मैम पढ़ा रही होंगी, चाइना और जापान का। ये 3 पेपर होंगे, और चौथा पेपर आपका प्रैक्टिकल होगा। और इन्हीं 4 पेपर्स के आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा, ये तो आपको पता ही है। तो थॉट में भी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, इसका मतलब कि कुछ पढ़ा है? देखो आप नहीं सर, सभी लोग, पढ़ा तो है। आप सभी लोग अपना पहले जो है माइक ऑन कर लो। ठीक है। और जब अब मैं, देखो मैं तो कॉलेज में हूं नहीं, तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक बेटा। तो मुझे जब ये पता चलेगा तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है ना? यस सर। देखो यही मैंने आपको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर भी मैंने यही आपको पोस्ट किया था। और जो पेपर है ये आपका है भौगोलिक चिंतन का पेपर है। और जिनके बैकग्राउंड वॉइस आ रही है घर पे, वो बेटा अपना माइक अपने आप बंद कर दो। जब आपको बोलना हो तो अपना माइक ऑन कर दो, और जैसे ही आपकी बात हो जाए अपने माइक को आप बंद कर दो। ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे भौगोलिक चिंतन का जो पेपर है, जिससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि भूगोल का मतलब क्या होता है, भूगोल का अर्थ क्या होता है। ये मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से आपको हो सकता है कि कोई सवाल पूछा जा सके। जैसे भूगोल जो शब्द है, वो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जियोग्राफी। भूगोल के लिए अंग्रेजी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी यूनानी भाषा, इसको अंग्रेजी में ग्रीक भाषा भी बोलते हैं। इसके 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है जियो, और दूसरा क्या है, ग्राफे। दूसरा क्या है, ग्राफे। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफे का मतलब होता है वर्णन करना। मतलब भूगोल का अर्थ होता है ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। अगर मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि जियोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो जियोग्राफी शब्द जो है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर ही बना हुआ है, जियो और ग्राफे। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफे का मतलब होता है वर्णन करना। तो अगर सामान्य शब्दों में आपसे कोई पूछे कि भूगोल का मतलब क्या होता है, तो भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो अगर शब्द के आधार पर भूगोल की व्याख्या किया जाए, तो भूगोल ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल का वर्णन किया जाता है। उसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो हार्टसोन महोदय की परिभाषा है। इनका पूरा नाम था रिचर्ड हार्टसोन। इन्होंने अपनी जो परिभाषा दिया था, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव के संसार के रूप में करता है।
यह पृथ्वी तल के घटना दृश्यों के विविध परिवर्ती वितरणों और जटिल अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है और पृथ्वी तल के परिवर्ती स्वरूप की व्याख्या करके उसका शुद्ध क्रमबद्ध और परिमेय वर्णन करता है। रिचर्ड हार्टसॉन को भूगोल में क्षेत्रवादी भूगोल का जनक माना जाता है। रिचर्ड हार्टसॉन को माना जाता है कि इन्होंने जो है भूगोल को एज ए रीजनल ज्योग्राफी के रूप में परिभाषित किया और इसलिए भूगोल की जो परिभाषा है हार्टसॉन महोदय की वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको दिखाई पड़ रही होगी रिस्टोफेन महोदय की परिभाषा। इस तरह आप जो है कई सारी परिभाषाओं को देखते हैं। अब बेटा ये बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है? दृष्टि गुप्ता, अपने आप को म्यूट कर लो। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जो पहला भूगोल का अर्थ, क्षेत्र और परिभाषा है उसमें जो मोटा मोटा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भूगोल विषय का शाब्दिक अर्थ क्या है, भूगोल किस भाषा के शब्द से बना है और भूगोल के अंतर्गत किस चीज का वर्णन किया जाता है। और इसमें आपको मुख्य रूप से हार्टसॉन महोदय की परिभाषा, कांट महोदय की परिभाषा। कांट महोदय ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव के का घर है। हाँ मैम, पढ़ा रहे हैं। उनके कॉल आ रहे हैं। सब बच्चे तो जुड़े हुए हैं, बस लिंक पे कॉपी करना है और बच्चा ज्वाइन कर लेगा। कुछ बच्चों की कॉल कह रहे हैं जुड़ नहीं पा रहे किसी वजह से। देखिए हम उनसे कहते हैं फिर से कोशिश हाँ, फिर से कुछ बाकी सब बच्चे मैम जुड़े हुए हैं, बाकी सब बच्चे जुड़े हुए हैं, आप उनसे कहिए, ठीक है। तो बेटा यहां तक बात समझ में आई कि भूगोल का मतलब क्या होता है, भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल का जो शब्द है, भौगोलिक शब्द है, उसकी परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद हम लोग हेलो, वर्तमान में जो जर्मन भूगोलवेत्ता है वो भूगोल के बारे में क्या सोचते हैं या उनकी परिभाषा क्या है। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, लैंडस्केप। जर्मन भूगोलवेत्ताओं के अनुसार भूगोल, ये रेडमी नोट कौन है भाई? आप अपने मन से कुछ मत कीजिए। तो जर्मन भूगोलवेत्ता कहते हैं कि भूगोल जो है, भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों यानी लैंडस्केप का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया, किन स्कूल ऑफ ज्योग्राफर्स के द्वारा किया गया, तो वो किया गया जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। अंग्रेजी भाषा में लैंडस्केप शब्द होता है जिसका अर्थ होता है दृश्य भूमि। इसके अंतर्गत प्राकृतिक दृश्य भूमि और सांस्कृतिक दृश्य भूमि दोनों को मिलाया जाता है। और जर्मन भाषा में लैंडस्केप शब्द के लिए ही लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जो है कल्चरल लैंडस्केप और रीजन दोनों के लिए किया जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो सवाल को। यस सर, समझ में आई है यहाँ तक की बात। मतलब अभी तक हमने आपको ये बताया कि भूगोल है क्या, भूगोल किस भाषा का शब्द है, भूगोल की जो सामान्य सी परिभाषा है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, और सामान्य सी परिभाषा के बारे में हम लोगों ने बताया। और भूगोल में लैंडस्केप या लैंडस्केप शब्द का प्रयोग जो है किन स्कूल के ज्योग्राफर के द्वारा, किस देश के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया, तो किया गया जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा।
अब देखो बेटा, यहाँ पर आपके सामने 3 पॉइंट दिए हुए हैं, क्योंकि हमको पूरा का पूरा अभी हम कोशिश ये करेंगे कि एग्जाम के दृष्टि से जितना से ज्यादा जो है हम फैक्ट को जो है समझ सके। जर्मनी में लैंडसाफ की विचारधारा के रूप में भूगोल को परिभाषित किया गया। फ्रांस में मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी की विचारधारा के रूप में, और अमेरिका में अवस्थितिकी यानी लोकेशनल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के रूप में भूगोल को परिभाषित किया गया। तो ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। पहला तो लैंडसाफ शब्द का प्रयोग है, लैंडसाफ कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया कहां पर? जर्मनी में। ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी विचारधारा का प्रयोग किया गया फ्रांस में, और लोकेशनल एनालिसिस या अवस्थितिकी विचारधारा का प्रयोग किया गया कहां किया गया? अमेरिका में किया गया। ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। लैंडसाफ्ट का इस्तेमाल कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया। ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी विचारधारा का प्रयोग कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। और लोकेशनल एनालिसिस या लोकेशनल विचारधारा का प्रयोग कहाँ किया गया? वो किया गया अमेरिका में। ये कौन है भाई स्लाइड पे? आप कुछ मत कीजिए, आप चुपचाप बैठ करके सुनिए। उसके बाद भूगोल की एक विचारधारा है, वो थी सोवियत संघ में। आप लोगों ने सोवियत संघ का नाम सुना है? कितने लोगों ने सोवियत संघ का नाम सुना है? कहां पर था सोवियत संघ? इसको यूएसएसआर बोलते थे। हाँ, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रशिया। तो सोवियत संघ में यानी वर्तमान में जिसका एक बड़ा पार्ट रूस है, वहां पर ही भूगोल की जो विचारधारा थी वो थी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। सम्मिश्र समकाल प्रदेश की विचारधारा थी, वो कहां पर थी? वो थी सोवियत संघ में। तो इस तरह जो है अभी तक हमने 4 विचारधाराओं के बारे में जाना। पहला जर्मनी में लैंडस्केप की विचारधारा यानी लैंडस्केप की कॉन्सेप्ट। दूसरी फ्रांस में ह्यूमन इकोलॉजी यानी मानव पारिस्थितिकी की विचारधारा। तीसरी जो है अमेरिका में लोकेशनल एनालिसिस। और सोवियत संघ में सम्मिश्र समकाल यानी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। ये चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि है क्या? जब हम लैंडस्केप की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार के लैंडस्केप होते हैं, 2 प्रकार के प्राकृतिक दृश्य भूमि होती है। पहला होता है प्राकृतिक दृश्य भूमि, जिसको प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अपने आसपास की चीजों को देखें, तुम्हारे आसपास नदी है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन सभी का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है। जिसको बोलते हैं नेचुरल लैंडस्केप यानी प्राकृतिक दृश्य भूमि। फिर उसके बाद इन प्राकृतिक दृश्य भूमि पर मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप के माध्यम से कुछ मानव जनित स्थल रूपों का निर्माण किया। जैसे नगर का निर्माण किया है, जैसे महानगर का निर्माण किया है, जैसे किसी बहुत बड़े जो है गांव का, छोटे गांव का निर्माण किया है, हैबिटाट का निर्माण किया। तो ये जो भी इस प्राकृतिक दृश्य भूमि पर मनुष्य ने निर्माण किया है उसको हम कहते हैं, वो क्या है? वो है सांस्कृतिक दृश्य भूमि। तो जो जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है, जिसको हम लैंडस्केप कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसको लैंडस्केप की परिभाषा कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसके अंतर्गत सांस्कृतिक दृश्य भूमि और प्राकृतिक दृश्य भूमि का वर्णन किया गया। दूसरी जो विचारधारा है फ्रांस में ह्यूमन इकोलॉजी, जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाला विषय बना। तो मानव पारिस्थितिकी का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आसपास का जितना पर्यावरण है वो क्या करता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह काम करता है। तो मनुष्य जो है पृथ्वी के धरातल पर रहते हुए अपने खुद का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, पारिस्थितिकी वातावरण बनाता है। तो जब भूगोल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखते हुए उसके पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करके एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन इकोलॉजी। और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? इसको दिया था फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने। अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आती है वो दी गई थी अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। उन्होंने दिया लोकेशनल ज्योग्राफी यानी स्थानिक विश्लेषण। जैसे मान लीजिए कोई एक नगर है, तो नगर का स्वरूप क्या है, नगर का आकार क्या है? नगर चौक के आकार का है, नगर त्रिकोण के आकार का है, नगर एक तीर के आकार का है, नगर चौक के पट्टी के आकार का है। तो जो भी मानवीय अधिवास है, उस मानवीय अधिवास का स्वरूप क्या है, उसको अगर ज्यामिति की आकृति के माध्यम से, ज्योमेट्री की आकृति के माध्यम से अगर समझाने का प्रयास किया गया
तो वो किया गया अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, इसलिए उनके कॉन्सेप्ट को कहा गया लोकेशनल एनालिसिस या स्थानिक विश्लेषण। अगला जो सबसे लास्ट में हमारे सामने कॉन्सेप्ट आती है वो थी सोवियत संघ के द्वारा, उन्होंने सम्मिश्र समकाल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की बात कही। बहुत कुछ इनकी जो अवधारणा थी, चूंकि सोवियत संघ में उस समय मार्क्सवाद का प्रचलन हो चुका था, तो मार्क्सवाद से प्रभावित थे ये लोग, और इन्होंने पूरा का पूरा जो है कई मतलब प्रदेश को सम्मिलित कर करके एक भौगोलिक विचारधारा की बात कही। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई कि अभी तक हम लोगों ने 4 प्रकार की जो है विचारधाराओं का भूगोल में अध्ययन किया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। अब हम लोग हमारा जो सिलेबस है उसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हमको उनके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है प्राचीन काल में भूगोल का विकास। और भूगोल के विकास के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, समझ में आ रही है मेरी बात? ये आपको दिखाई पड़ रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, जब हम प्राचीन काल में भूगोल का विकास या भूगोल के विकास का अध्ययन करेंगे तो उसमें भारतीय भूगोल का अध्ययन करेंगे, ग्रीक यानी यूनानी भूगोल का अध्ययन करेंगे, रोमन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे यानी रोमन भूगोलवेत्ताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो प्राचीन काल में जो भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान था, तो भारत की पूरी भौगोलिक अवधारणा किस पर आधारित है? जो मैंने हाईलाइट किया आप उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। भारत की जो भौगोलिक अवधारणा है वो धर्म पर आधारित है। और भारत में धर्म का मतलब केवल ईश्वर की आराधना करना नहीं था। भारत में धर्म का मतलब होता था कि कुछ आचार विचार, जीवन जीने के कुछ तरीके थे। जब व्यक्ति उसको धारण करता था तो माना जाता था कि वो एक धर्म का पालन कर रहा है। धर्म दृढ़ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। जीवन जीने के कुछ तरीके थे, कुछ आचार विचार थे, कुछ रहन सहन था, कुछ रीत रिवाज थे। एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक पूरा का पूरा समाज जब इन सभी तौर तरीकों को पालन कर लेता था तो यह माना जाता था कि वो एक धर्म का पालन कर रहा है। और भारत में जो भारत की जो प्राचीन कालीन भूगोल है उसके बारे में जानकारी करने का जो प्रमुख स्रोत है वो स्रोत है वेद है, पुराण है, उपनिषद है। और उसके साथ साथ कुछ प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौगोलिक विश्लेषण के संबंधित या भौगोलिक जानकारी, बहुत सारी ऐसी भौगोलिक जानकारी दी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए जो है क्या एक आदर्श के रूप में, पूरी दुनिया के लिए सिद्धांत के रूप में जिन्होंने काम किया। तो आप ये समझ लीजिएगा कि मेरा जो आपको समझाने का मतलब था कि भारतीय, ऐसा नहीं था कि भारतीय केवल धर्म के बारे में ही महत्वपूर्ण थे या भारतीयों ने धर्म के अलावा किसी क्षेत्र में नाकाम नहीं किया। भारत में धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि इनको आप अलग नहीं कर सकते। और भारत में धर्म का मतलब किसी एक विशेष देवता की उपासना करना नहीं है। जब व्यक्ति अपने जीवन को जीने के दौरान तमाम तरह की चीजों का पालन करता है, तमाम तरह की परंपराओं का पालन करता है, तमाम तरह की जो है रीत रिवाजों का पालन करता है, तो कहा जाता है कि वो धर्म का पालन कर रहा है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैंने आपको बताया कि कुछ विद्वानों के नाम है। जैसे पहला नाम है वाराह मिहिर। कौन सा नाम है? वाराह मिहिर। और उसके पहले समझिए कि प्राचीन जो भारतीय थे उनको ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोग्राफी का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकार के जो ब्रह्मांडीय उपकरण है, ब्रह्मांड के जो उल्का पिंड है, विभिन्न प्रकार के ग्रह है, उपग्रह, उनके बारे में भारतीय ग्रंथों में
पहले ही बताया गया। तो जो सबसे पहला नाम है वाराहमिहिर, उसके बाद दूसरा नाम है ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, पहिला, उत्पल, विजय, नंदी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका जो है भूगोल के या प्राचीन भारतीय भूगोल के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान है। और इन विद्वानों ने भूगोल के साथ साथ मानचित्र कला के विकास में योगदान किया। यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो फैक्ट है कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था सूर्य सिद्धांत। ये आपको याद रखना कि भूगोल शब्द पदनाम का यानी भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो भारतीय धर्म ग्रंथ है इसमें सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया, वो शब्द था, वो ग्रंथ था सूर्य सिद्धांत। और सबसे पहले पुराणों में भूगोल, खगोल एवं ज्योतिष चक्र के मध्य अंतर स्पष्ट किया गया। इसमें भूगोल, खगोल एवं ज्योतिष चक्र के मध्य अंतर स्पष्ट किया गया। आपको पता है कि भूगोल, खगोल और ज्योतिष चक्र के मध्य क्या क्या अंतर होता है? वह विज्ञान जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है वो भूगोल है। वह विज्ञान जो पृथ्वी के बाहर के जो खगोलीय पिंड हैं उनका अध्ययन करता है उसको खगोल विज्ञान कहते हैं। और वह विज्ञान जो खगोलीय पिंडों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है उसको ज्योतिष विज्ञान या ज्योतिष चक्र कहा जाता है। भारतीय खगोल शास्त्रियों ने 9 ग्रहों की संकल्पना दी, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, राहु एवं केतु। भारतीयों ने 9 प्रकार के ग्रहों की बात बताई, जिसमें उन्होंने सूर्य को भी ग्रह माना, चंद्रमा को ग्रह माना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु को जो है उन्होंने 9 प्रकार के ग्रहों की बात कही। बुध को हरे रंग का प्रतीक माना, शुक्र को सफेद रंग का प्रतीक माना, मंगल को लाल रंग का प्रतीक माना, बृहस्पति को पीले रंग का प्रतीक माना और शनि को काले रंग का प्रतीक माना। तो ये भारतीयों ने खगोल विज्ञान के बारे में जो उनकी जानकारी थी, उन्होंने कहा कि जो हमारा ज्ञात ब्रह्मांड है उसमें 9 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु है। बुध हरे रंग का प्रतीक है, शुक्र सफेद रंग का प्रतीक है, मंगल लाल रंग का प्रतीक है, बृहस्पति पीले रंग का प्रतीक है, शनि काले रंग का प्रतीक है। पृथ्वी शब्द का प्रयोग कई बार वेदों पुराणों में किया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पृथ्वी को मंडलाकार बताया गया। एक ब्राह्मण है, जो लोग प्राचीन इतिहास जिन्होंने अध्ययन किया होगा उन्हें पता होगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, वेदों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों का सृजन किया गया था। तो उसमें पृथ्वी को मंडलाकार बताया गया, जिसको इलिप्टिकल बोलते हैं, अंडे के आकार का। इसमें कहा गया सूर्य का ना तो उदय होता है ना ही छिपता है, या दिन की समाप्ति पर दूसरी ओर चला जाता है जिससे रात हो जाती है। तो मतलब जब यूनानी विचारधारा के लोग, ग्रीक विचारधारा, दुनिया पूरा वेस्ट कल्चर मानता था कि पृथ्वी चपटे आकार के सूर्य रात को डूब जाता है, उनकी तुलना में भारतीयों को पता था कि हमारी पृथ्वी गोल के आकार की, मंडल के आकार की है। सूर्य का ना तो उदय होता है ना ही छिपता है, रात की समाप्ति पर यह दूसरी ओर चला जाता है जिससे जो है रात हो जाती है। वर्तमान में भी हम उसी कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हैं। पुराणों में अक्षांशों, देशांतरों के बारे में जानकारी मिलती है। अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को अनेक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। पुराणों में अक्षांशों, देशांतरों के बारे में जानकारी मिलती है और अक्षांशों, देशांतरों के आधार पर पृथ्वी को अनेकों प्रदेशों में विभाजित किया गया था। यह भी हमारे जो है प्राचीन भारतीय जो लोग थे उनका जो है उनका जो भौगोलिक जानकारी थी। प्राचीन भारतीय खगोलज्ञों को इस बात की जानकारी थी कि विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय सूर्य अथवा चंद्रमा की आकाश में स्थित के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जैसे जब आप पढ़ते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन की जो कॉन्सेप्ट थी वो हमारे देश में बहुत पहले से थी। हम आज अपने पुराने जमाने से लेकर के आज तक हम लोग जो है मकर संक्रांति या कर्क संक्रांति मनाते हैं। भूकंप शब्द का सबसे पहले प्रयोग पुराणों में किया गया। प्राचीन भारतीय विद्वानों को भूकंप के बारे में पर्याप्त जानकारी थी और उन्हें ज्वालामुखी की उत्पत्ति के संबंध में भी कुछ ज्ञान था। ऋग्वेद में 5 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन मिलता है, जिसमें बसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद और हेमंत।
अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने प्रकार की ऋतुओं का वर्णन किया गया है, तो ऋग्वेद में 5 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन किया गया है, और वाल्मीकि रामायण में 6 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर है। पौराणिक युग में भारतीय विद्वानों ने 7 द्वीपों, विश्व को जो है 7 द्वीपों में, आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि पूरे विश्व को जो है 7 द्वीपों में विभाजित किया गया, और हमारा जो भारत था वो जम्बू द्वीप। आप लोग जब कोई, आपने सुना होगा जब अब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो भारत जम्बू द्वीप पे भात खंडे एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो हमारा जो भारत था जम्बू द्वीप का एक के 9 उपखंड थे, उनमें से एक उपखंड जो है भारतवर्ष था। भारतीयों को विषुव दिवस यानी इक्विनॉक्स के बारे में जानकारी थी, इक्विनॉक्स के बारे में जानकारी थी, और आर्यभट्ट ने पृथ्वी को एक, पहला व्यक्ति था आर्यभट्ट जिसने पृथ्वी को एक गोलाकार पिंड बताया था। यूनानियों से बहुत पहले, रोमन्स से बहुत पहले आर्यभट्ट नाम के एक विद्वान हुए जिन्होंने बताया कि पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, और पृथ्वी की परिधि बताई थी 24,835 मील, जो वर्तमान में जो पृथ्वी की परिधि है उससे वास्तविकता से बिल्कुल निकट है। उन्होंने बताया कि चंद्रग्रहण का कारण पृथ्वी की छाया है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि चंद्रग्रहण जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह पोर्शन छाया से ढक जाता है, जिस कारण जो है पृथ्वी के धरातल पर चंद्रग्रहण होता है, पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। तो अभी तक देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण खगोल विज्ञानी थे या भूगोल वेत्ता थे वो थे आर्यभट्ट महोदय थे, जिन्होंने 3 या 4 प्रकार के तथ्यों के बारे में जानकारी हमको बताई। पहला उन्होंने बताया कि पृथ्वी एक गोलाकार पिंड है, पृथ्वी की परिधि इन्होंने लगभग एग्जैक्ट बताई, चंद्रग्रहण का कारण बताया, और उनके बाद जो महत्वपूर्ण खगोलवेत्ता या भूगोलवेत्ता रहे उनका नाम था वराहमिहिर। वराहमिहिर ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको कहा गया पंच सिद्धांतिका। क्या नाम दिया गया उसको? पंच सिद्धांतिका। उसके बाद जो महत्वपूर्ण विद्वान हुए उनका नाम था भास्कराचार्य। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक एक ग्रंथ लिखा, और उन्होंने भी बताया कि पृथ्वी गोल है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर घूमती खींचती है। यानी न्यूटन के बहुत पहले भास्कराचार्य नाम के वैज्ञानिक थे भारत में, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में बताया कि हमारी पृथ्वी गोल है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी प्रकार की वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार उन्होंने न्यूटन से कई शताब्दियों पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। भारतीयों को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सूर्य की स्थिरता, पृथ्वी की अक्षीय एवं कक्षीय भ्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। ऋग्वेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर भ्रमण करता है। भास्कराचार्य एवं भारतीय विद्वानों ने पूरी पृथ्वी को 360 अंशों में विभाजित किया था। पूरी पृथ्वी के यानी गोले को 360 डिग्री में डिवाइड किया था, तथा पुनः प्रत्येक अंश को 60 कला यानी 60 मिनट में और प्रत्येक 60 कला को 60 विकला यानी सेकंड में विभाजित किया था। इसका मतलब भारतीयों को खगोल विज्ञान और भूगोल के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी थी। तो ये था प्राचीन काल में भारतीयों का भूगोल या खगोल में योगदान। और जो मैंने आपको कुल 7 द्वीपों के बारे में बताए थे, तो ये 7 द्वीप हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है कि जो भारत है, भारत जम्बू द्वीप नामक एक द्वीप का एक पार्ट था। और भी इसको आपको मैप से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल होगा, इसके लिए भी समय नहीं है। तो आप बस आप इतना याद रखिए कि पुराणों में पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया था, जिसका सबसे महत्वपूर्ण द्वीप था जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप को 9 वर्षों में यानी 9 प्रखंडों में विभाजित किया गया था, जिसका सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं पार्ट था यानी वर्ष था भारतवर्ष। यहां तक जो भारतीय भूगोल आपने पढ़ा, यहां तक आपको कुछ पूछना है? अभी ये मीटिंग 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगी, तो आप लोग फिर से इसी लिंक पर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर चूंकि इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे तो जब तक जो मैंने आपको बताया उस पर आप लोग अपना माइक खोल लीजिएगा,
इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर अपने अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्राचीन जो भारतीय थे उनका क्या योगदान था। भारतीय जो कालक्रम जाता है, जो लोग इतिहास के जानकार हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, तो भारतीयों का वैदिक काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है और महाजनपद काल के स्टार्ट होने के पहले, द्वितीय नगरी क्रांति के पहले तक वो चलता है। और अब हम लोग चर्चा करेंगे शास्त्रीय काल में भूगोल का योगदान। अगर ग्रीक या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर के 3री शताब्दी तक का जो समय है उसको भूगोल के विकास में शास्त्रीय काल या क्लासिकल पीरियड या प्राचीन छायावाद युग कहा जाता है। शास्त्रीय काल इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो प्राचीन काल में प्रचलित विचारधाराएं थी उनको वैज्ञानिक विचारों के आधार पर समझने का प्रयास किया गया। अभी तो फेस नहीं दिख रहा था। बेटा आपस में बात मत करो, ठीक है। और भौगोलिक अध्ययन में जो चिरसम्मत काल या शास्त्रीय काल है इसका प्रयोग 2 बार किया गया। पहला है प्रथम शास्त्रीय काल 600 से लेकर के 300, 600 बीसी से लेकर के 300 ईस्वी तक, और दूसरा जो शास्त्रीय काल है वो आता है 18वीं शताब्दी में। और ये समय था 2 भूगोल वेत्ता थे, पहला था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और दूसरा नाम था कार्ल रिटर। इसको बहुत अच्छे समझना आपको पड़ेगा कि भूगोल का जो ऐतिहासिक कालानुक्रम है, दैट इज व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, इसमें जो एंशियंट क्लासिकल पीरियड है या क्लासिकल पीरियड, इसको 2 बार, इस शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। पहली बार किया गया 600 बीसी से लेकर के 300 ईस्वी तक, यानी जो प्राचीन यूनानी समय था, काल था, उसको प्राचीन चिरसम्मत काल कहा गया। और दूसरा जो शास्त्रीय काल वो आया 18वीं शताब्दी में, और ये वो समय था जब भूगोल के विकास में 2 महत्वपूर्ण भूगोल वेत्ता थे, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। पहला नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जिनको हम्बोल्ट कहा जाता है, दूसरा कार्ल रिटर। इनके समय को जो है क्या कहा जाता है, दूसरा शास्त्रीय काल कहा जाता है, जो कि 18वीं शताब्दी में दूसरी बार आता है। तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि भूगोल के विकास में शास्त्रीय काल या क्लासिकल पीरियड या चिरसम्मत काल, इस शब्दावली का प्रयोग 2 बार किया गया है। पहला किया गया है 600 बीसी से लेकर के 300 ईस्वी तक का समय, जो कि प्राचीन यूनानी और रोमन काल था। और दूसरा समय था 18वीं शताब्दी का समय, जो कि कौन सा समय था, ये था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का समय। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा टिपिकल बना के सवाल पूछ लिया जाए, कहा जाए कि द्वितीय चिरसम्मत काल किसका समय था। तो वहां पर अगर वहीं भी नाम पूछा जाता है कि हम्बोल्ट का नाम आता है या रिटर का नाम आता है, तो आप वहां से आसानी से इस बात को आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। अब जो प्राचीन चिरसम्मत काल है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है यूनानी भूगोल वेत्ताओं का योगदान। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो भारतीयों का योगदान तो बहुत है, भूगोल में, खगोल में, विज्ञान में। लेकिन भारतीयों के साथ एक समस्या रही कि भारतीयों ने अपने ज्ञान को व्यवस्थित रूप से रखा नहीं, और एक लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में होने के कारण भारतीयों के ज्ञान का प्रचार प्रसार दुनिया के अन्य क्षेत्रों में हुआ नहीं। बाद में कॉलोनियल पीरियड में भी भारतीय ज्ञान विज्ञान को जो है ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारतीयों के पास अपना खुद का ज्ञान नहीं था। तो अगर भूगोल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 6ठी शताब्दी बीसी से लेकर के 300 ईस्वी का जो समय था, ये समय कहा जाता है यूनान का स्वर्ण काल। आप लोगों ने, जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा,
आपने ग्रीक कल्चर या ग्रीक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें एथेंस, स्पार्टा, तमाम तरह के जो है राज्यों की बात होती है। और अगर वेस्टर्न क्या बोलते हैं थॉट ऑफ फिलॉसफी के हिसाब से देखा जाए तो पहले व्यक्ति थे यूनानी। आप लोगों को पता है यूनान का मतलब, आप लोग समझते हैं यूनान कहाँ पर है, या जिसको हम ग्रीक बोलते हैं, वर्तमान में जो ग्रीस देश है एड्रियाटिक सी के आसपास, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको मैप दिखाई पड़ रहा है? ये वाला जो पोर्शन है, ये मैप पूरा नहीं का दिख पूरा रहा। देश, ये देखो, ये जो पूरा का पूरा देश है। सर मेरी स्क्रीन पे मैप नहीं आ रहा है। बाकी लोगों पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि किसी पे भी नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा, हाँ? नहीं आ रहा। नो सर। चलो कोई बात नहीं। अब अपनी स्लाइड आ रही है कि नहीं आ रही है? स्लाइड आ रही सर। तो अब आपको क्या करना है, आपको जब ये क्लास खत्म हो जाए तो ये देखना है कि वर्ल्ड के मैप में ग्रीस कहाँ पर है। जो वर्तमान में ग्रीस जिसको हम बोलते हैं, वही पुराने जमाने में यूनान कहा जाता था, या ग्रीक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रीक। और आज जो देश दुनिया के देशों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं है, एक समय था कि पूरी दुनिया के ज्ञान विज्ञान का, पूरे दुनिया के नॉलेज का केंद्र था। और यह माना जाता है कि पूरी दुनिया में ज्ञान विज्ञान, कला, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, जितने प्रकार के नॉलेज हैं, उन नॉलेज का जो स्प्रेड आउट हुआ, उनका केंद्र क्या था? ग्रीक था, यानी यूनान था। यूनान के लोगों ने ही भूगोल, विज्ञान, कला, साहित्य, इतिहास की जितने भी ब्रांचेस थी उनका डेवलपमेंट किया। उनके नामकरण का भी श्रेय जो है भूगोलवेत्ताओं को जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस का जनक किसको माना? अरस्तू को माना जाता है। ठीक है, तो भूगोल का नामकरण और उनके उसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है यूनान के निवासियों को। यूनानियों ने भू आकृति विज्ञान, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, भू आकृति विज्ञान मतलब जो धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्राकृतिक स्थलाकृतियों का वर्णन और व्याख्या करता है। जलवायु विज्ञान, जो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की जलवायुओं का अध्ययन करता है। समुद्र विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा खगोल विद्या, मैंने पहले ही आपको बताया खगोल और ज्योतिष में क्या अंतर होता है। गणितीय भूगोल के क्षेत्र में भी यूनानियों ने महत्वपूर्ण काम किए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति के कारण एक शहर था मिलेटस, तथा यूजियन सागर, जिसको हम बोलते हैं काला सागर। अब यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में काला सागर को क्या कहा जाता था? तो काला सागर को क्या कहा जाता है? यूजियन सागर। या यूजियन सागर किस सागर को कहा जाता था? तो कहा किसको कहा जाता था? ब्लैक सी को कहा जाता था। और ये आपको देखना है कि काला सागर वर्तमान में आपको वर्ल्ड के मैप में जाकर के देखना है कि काला सागर कहां पर है। सिकंदरिया के संग्रहालय में, जिसको अलेक्जेंड्रिया कहा जाता था, पुस्तकालय की स्थापना से यूनानी विद्वानों को प्रकृति एवं स्थान एवं मनुष्य के बारे में अधिक से अधिक जानने की प्रेरणा मिली। इसी संग्रहालय एवं पुस्तकालय में इरेटोस्थनीज एक विद्वान थे, हिप्पार्कस द्वारा पृथ्वी की परिधि के मापन एवं पृथ्वी की आकृति के संबंध में वैज्ञानिक अवलोकन किए गए। तो अभी तक जो हमने समझा कि जो प्राचीन ग्रीक समय था, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का समय था, उसको एंशिएंट क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। और जो एंशिएंट क्लासिकल पीरियड है वो 600 बीसी से लेकर के 300 एडी का समय है। और इसको जो है यूनान का गोल्डन एज कहा जाता है, इसको यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता है। और भूगोल सहित जितने भी साइंस के ब्रांचेज हैं उनके नामकरण का,
उनको व्यवस्थित करने का जो पूरा का पूरा योगदान है इसी समय के लोगों को है। और भूगोल के संदर्भ में देखा जाए तो ग्रीक्स ने यानी यूनानियों ने भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणितीय भूगोल के भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस समय का जो एक नगर था मिलेटस और यूगियन सागर यानी काला सागर, इनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ही जो है यह क्षेत्र भौगोलिक अनुसंधान और खोज के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अलेक्जेंड्रिया में संग्रहालय था और पुस्तकालय की स्थापना यूनानी विद्वानों ने किया था। और उस पुस्तकालय में जो भी ग्रंथ वहां पर संकलित किए गए, उन ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर जो है जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने पृथ्वी के धरातल के बारे में खोजने के बारे में, पृथ्वी के धरातल के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानने का प्रयास किया। और उस ज्ञान राशि के माध्यम से भूगोल का भी विकास हुआ। और इस कड़ी में इरेटोस्थनीज, जिसको भूगोल का जनक कहा जाता है या भूगोल का पिता कहा जाता है, हिप्पार्कस ने जो है पृथ्वी की परत के मापन और पृथ्वी के आकृति के संदर्भ में वैज्ञानिक अवलोकन किए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि भारतीयों की भांति यूनानी भूगोल वेताओं का भी जो है भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और भूगोल के विकास में यूनानी भूगोल वेताओं को आज दुनिया इसलिए भी याद रखती है क्योंकि उनका जो ज्ञान था व्यवस्थित था। उन्होंने पुस्तकालयों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से और लंबे समय तक उनके धर्म को मानने वाले, उनके विचारों को, उनकी भाषा को जानने वालों ने दुनिया पे राज किया। इसलिए जो है पूरा का पूरा ज्ञान या पूरे ज्ञान का श्रेय जो है यूनानी भूगोलवेत्ताओं को दिया जाता है। यहां तक किसी को कोई सवाल पूछना है? यहां पर किसी को सवाल पूछना है बेटा? नहीं सर। समझ में आ गई नहीं बात पूरी? यस सर। अब देखो हम लोग चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है उसका नाम है होमर। नाम सुना हो तुम लोगों ने? इसका टाइम पीरियड था 900 बीसी और इसने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, पूछे जा सकते हैं, महाकाव्य हैं, इलियड और ओडिसी। इसके दो महत्वपूर्ण महाकाव्य थे, इनका नाम था इलियड और ओडिसी। होमर की मान्यता की पृथ्वी का आकार गोल है और वह चारों ओर सागर सरिता से घिरी हुई है और आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। उसने माना कि हमारी जो पृथ्वी गोल है और चारों ओर इसके ऊपर क्या फैला हुआ है? सागर, ओशियन रिवर यानी सागर सरिता गिरा इसके ऊपर फैला हुआ है। और आकाश जो हमारा यानी पृथ्वी के ऊपर जो आकाश है, यूनानियों की मान्यता थी, होमर की मान्यता थी कि लंबे लंबे खंभे हैं जिनके ऊपर आकाश को रखा गया है और आकाश उन्हीं खंभों पर टिका हुआ है। उन्होंने यह भी माना कि सूर्य सागर सरिता से बाहर ही निकलता है और अस्त होकर उसी में विलीन यानी उसी में जाकर के डूब जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है होमर में, इन्होंने चारों दिशाओं से आने वाली 4 प्रकार की हवाओं की बात कही। जो उत्तरी हवा है उसको बोरस कहा, जो दक्षिणी हवा है उसको नोटस कहा, जो पूर्वी हवा है उसको ह्यूरस कहा और जो पश्चिमी हवा है उसको क्या कहा? उसको जेफरेस कहा। तो ये जो है होमर का बहुत ही शार्ट में योगदान है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको होमर के बारे में इतनी चीजें जाननी। पहला आपको जानना है कि उसने 2 महत्वपूर्ण महाकाव्यों की रचना की। पहला महाकाव्य था इलियड और दूसरा था ओडिसी। और इस महाकाव्य ने उसने अनेक जगहों का वर्णन किया। उसने उत्तरी ध्रुव का भी वर्णन जो है यानी ऐसे स्थान का वर्णन किया है जहां पर 6 माह दिन होता है और 6 माह रात होती है। होमर का मानना था कि हमारी पृथ्वी है गोल है, चारों ओर सागर सरिता से घिरी हुई है और हमारा आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका है। सूर्य सागर सरिता से ही उदय होता है और उसी में जाकर के अस्त हो जाता है। इन्होंने 4 प्रकार की हवाओं की बात कही। उत्तरी हवा को बोरस कहा, दक्षिणी हवा को नोटस कहा, पूर्वी हवा को ह्यूरस कहा और पश्चिमी हवा को जेफरस कहा। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है उनका नाम था थेलीज या थेल्स। और इन्होंने चूंकि आयोनिया के रहने वाले थे इसलिए इन्होंने जिस फिलॉसफी की स्थापना की उसको कहा जाता है आयोनियन फिलॉसफी।
इसलिए इनको आयोनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में निम्न में से किस विद्वान को आयोनियन दर्शन का जनक कहा जाता है, तो वो विद्वान कौन था? वो विद्वान था थेलीज या थेल्स। इन्होंने ज्यामिति के अनेक प्रमेयों की रचना की। आप लोग प्रमेय के बारे में जानते हैं, तो इन्होंने कई सारी प्रमेयों की रचना की। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी को नापने एवं पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। उन्होंने पृथ्वी को हेलो। पानी में तैरती हुई तस्तरी के रूप में। हेलो। हाँ हेलो, बताओ बेटा क्या हुआ? आशीष कोई प्रॉब्लम है? जी सर, क्या कहते हैं क्लास। जी सर, हाँ, अभी ज्वाइन हो पाया है सर। मेरे के में ऐप नहीं हो पाया डाउनलोड कोई कर रहा बात था। नहीं, मैं ये पूरा लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है? अभी आप जहां से आपने ज्वाइन किया आप वहीं से समझिए। अभी मैं या ग्रीक दर्शन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक? मैं इसको डाल दूंगा जहां बिल्कुल से आप। सर, अभी बिल्कुल। यहाँ तक जो पुराने बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया उनको कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। यूनानी दर्शन में हमने सबसे पहला जो विद्वान पढ़ा वो थे होमर, दूसरे थे थेल्स, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है इसका नाम है अनेक्जीमेंडर। क्या नाम है इनका? अनेक्जीमेंडर। मेंट। हाँ, इन्होंने एक यंत्र था, बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है, जिसको बोलते हैं नोमोन। क्या बोलते हैं? नोमोन। यह यंत्र सूर्य घड़ी के समान होता है, जिसकी सहायता से देशांतर का निर्धारण किया जाता है। जितना भी मैथमेटिकल ज्योग्राफी है और पृथ्वी के धरातल पर स्थानों का अंकन है, क्योंकि उस जमाने में न किसी के पास जीपीएस हुआ करता था, ना सैटेलाइट से रिलेटेड कोई उपकरण हुआ करता था, तो पृथ्वी के धरातल पर स्थानों के अंकन के लिए इन्होंने सबसे पहले नोमोन नाम के एक यंत्र का उपयोग किया। तो नोमोन आपको याद रखना, एक लंबा सा मैं दिखाऊंगा, इसको आप सर्च कीजिएगा कि नोमोन क्या होता है, ठीक है? ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मापक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाया। आपको याद रखना है कि एनेक्सीमेंडर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मापक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाया। थेल्स और एनेक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल का जनक भी कहा जाता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा, थेल्स और एनेक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इसके पहले सुमेर वासियों ने 2700 ईस्वी पूर्व अपने नगरों का चित्रांतक मानचित्र बनाया था। अनेक्सीमेंडर ने अपने मानचित्र में यूनान को विश्व के मध्य में प्रदर्शित किया। यह मानचित्र गोलाकार था, जो चारों ओर सागर सरिता से घिरा हुआ था। थेल्स के साथ साथ अनेक्सीमेंडर को भी गणितीय भूगोल का जनक या संस्थापक माना जाता है। ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो थेल्स के बारे में है, आपको याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इनको और अनेक्सीमेंडर को, थेलिस और अनेक्सीमेंडर को एक साथ गणितीय भूगोल का यानी मैथमेटिकल ज्योग्राफी का जनक माना जाता है। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण है कि इन्होंने पहली बार एक यंत्र का इस्तेमाल किया जिसको कहा गया नोमोन, और नोमोन के माध्यम से इन्होंने जो है पृथ्वी के धरातल पर देशांतर का निर्धारण किया। और इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मापक के आधार पर विश्व का पहला मानचित्र बनाया। उसके बाद जो अगले हमारे महत्वपूर्ण भूगोल वेत्ता उनका नाम था हिकैटियस। क्रमबद्ध तरीके से विश्व का वर्णन करने के कारण इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। हालांकि भूगोल का पिता जब भी आपसे पूछा जाएगा, इन्हें क्रमबद्ध भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। आपको भूलना नहीं है, भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। इन्होंने एक किताब लिखी, याद रखना किताब का नाम है जेस पेरियाडस, और इस किताब का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। बाद में इस पुस्तक को पेरिप्लस यानी तटीय सर्वेक्षण भी कहा गया। हिकैटियस के काल में कैस्पियन सागर को हिरकैनियंस के नाम से जाना जाता था। ये सब आपको याद करने के लिए है, मैं आपको बता दे रहा हूं। इस बार आप इसको जो है रिमाइंड रखिएगा कि ये चीजें भूगोल में कही जाती थी। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अगला विद्वान है वो इतिहास और भूगोल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उनका नाम है हेरोडोटस। जो बच्चे इतिहास वाले होंगे उनको पता होगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। और इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल यानी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
हेरोडोटस का और क्या क्या योगदान था? इन्होंने नील नदी के बाढ़ के मैदान में जमी हुई काली मिट्टी एवं नदी के निक्षेपण से निर्मित डेल्टा का साकार वर्णन किया। पहला व्यक्ति थे हेरोडोटस जिन्होंने डेल्टा बनता कैसे है, और वो डेल्टा इन्होंने कहाँ से देखा? इन्होंने देखा नील नदी का जो बाढ़ का मैदान था वहां पर काली मिट्टी और नील नदी का जो डेल्टा था उसके आधार पर जो है इन्होंने डेल्टा शब्द, ग्रीक भाषा का एक शब्द है डेल्टा, वो भी तिकोने यानी त्रिकोण के आकार का होता है। उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि ये आकृति जो नदी अपनी लास्ट स्टेज में बनाती है, जब नदी समुद्र से मिलने वाली होती है, तो उस आकृति को उन्होंने क्या कहा? डेल्टा कहा। इन्होंने इस बात का जोरदार समर्थन किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए और समस्त भूगोल का इतिहास की तरह व्यवहार में लाया जाना चाहिए। हेरोडोटस का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आपकी परीक्षा में, इस परीक्षा के आगे भी आप कोई परीक्षा दें तो उसमें आपसे पूछा जा सके। तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के मानचित्र पर मेरिडियन को यानी याम्योत्तर को खींचने का प्रयास किया। वह प्रथम भूगोल वेत्ता थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना, जबकि हिकैटियस और उसके अन्य समकालीन इसे उत्तरी सागर की एक भुजा मानते थे। ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको वर्ल्ड का मैप अच्छे से, आपने वर्ल्ड मैप की स्टडी कर रखी हो, आपको पता हो कि क्या बोलते हैं कैस्पियन सागर कहाँ पर है। इन्होंने विश्व को 3 जो है महत्वपूर्ण भूभागों में, एशिया, यूरोप और लीबिया, लीबिया को यानी अफ्रीका कहा इन्होंने। ये आपको याद रखना कि विश्व को 3 महाद्वीपों में यूरोप, एशिया एवं लीबिया यानी लीबिया यानी अफ्रीका में विभाजित करने वाले पहले विद्वान थे। और इन्होंने पवन, तापमान एवं पवन के चलने में सहसंबंध स्थापित किया। जैसे आपको पता है कि हवा हमेशा जो है उच्च वायुदाब वाले केंद्र से निम्न वायुदाब वाले केंद्र की ओर चलती है, यानी जहां पर टेम्परेचर अधिक होता है वहां से जहां पर कम टेम्परेचर होता है उस ओर चलती है। तो यह पहली बार जिसने स्थापित किया वह व्यक्ति थे हेरोडोटस। हेरोडोटस के माध्यम हेरोडोटस के लेखों से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी राष्ट्र या किन्हीं लोगों की जीवन शैली को ठीक ढंग से समझने के लिए घटना तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध पर ध्यान देना आवश्यक है, और यही आगे चलकर के वातावरण या निश्चयवाद या वातावरणवाद की विचारधारा का प्रारंभ हुआ। तो अभी तक के जो हमने विद्वान पढ़े उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हेरोडोटस। इनको ऐतिहासिक भूगोल का पिता माना जाता है और पूरी दुनिया को उन्होंने 3 महाद्वीपों में विभाजित किया, यूरोप, एशिया एवं लीबिया। लीबिया यानी अफ्रीका। उसके बाद जो अगले विद्वान आते हैं उनका नाम था प्लेटो। प्लेटो जो है अरस्तु के गुरु थे और इनका मानना था कि प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, और इस आधार पर इन्होंने जो है बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि यह गोलाकार या वलयाकार है। पहले व्यक्ति थे इन्होंने क्या बोलते हैं ग्रीक ज्योग्राफी में, ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट्स में, जिन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है यह चपटी नहीं है बल्कि गोलाकार है। और उन्होंने भू केंद्रीय ब्रह्मांड पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पूरे जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य समेत जितने भी आकाशीय पिंड हैं सब इसकी परिक्रमा करते हैं। और इनकी जो अवधारणा थी, विचारधारा थी, 17वीं शताब्दी तक चली, जब तक निकोलस कोपरनिकस ने यह सिद्ध नहीं कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। उन्होंने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड की अवधारणा दी। अगले जो विद्वान हैं उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को ब्रह्मांड विज्ञान या जलवायु विज्ञान की रचना की इन्होंने। एक किताब थी मेट्रोलॉजिया, उस किताब की रचना इन्होंने की, और ब्रह्मांड वर्णन, ट्रेटेज ऑफ द हेवन, 2 पुस्तकें थी अरस्तु की। और वो भौगोलिक निश्चयवाद या नियतिवाद के समर्थक थे। यहां तक मुझे लगता है कुछ ज्यादा तेज तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सुकेशी, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं। नहीं सर, ठीक है। तो ठीक है सर। हाँ, चूंकि हमारे पास टाइम बेटा आप कम है, ठीक है। अगले जो विद्वान हैं उनका नाम था इरेटोस्थनीज। अगले जो विद्वान थे उनका क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। और भूगोल को अध्ययन की एक अलग शाखा के रूप में प्रचलित करने का, प्रतिष्ठापित करने का जो श्रेय है, वो श्रेय किसको दिया गया? वो श्रेय दिया गया है इरेटोस्थनीज महोदय को। इसलिए इनको भूगोल का जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसी परीक्षा में
कि भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज महोदय को। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज महोदय को। इरेटोस्थनीज। हाँ, इरेटोस्थ महोदय ने जो हमारा ज्ञात विश्व है उसको 5 कटिबंधों में विभाजित किया, और 3 कटिबंधों में जिसने विभाजित किया था उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध 3 कटिबंधों में विभाजित किया था। और ये टॉस्थनीज ने बताया कि हमारी पृथ्वी पर 3 कटिबंध नहीं 5 कटिबंध पाए जाते हैं। एक उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध और 2 शीत कटिबंध। तो इसलिए इरेटोस्थनीज ने हमारी पृथ्वी को 5 कटिबंधों में विभाजित करने का प्रयास किया। नील नदी के पश्चिम में एक जनजाति होती है जिसको बोलते हैं न्यूबियंस। इनका उल्लेख करने वाले जो पहले विद्वान थे उन विद्वान का नाम था इरेटोस्थनीज। ये पहले विद्वान थे, जैसे आपके सामने एक चित्र दिया गया है, कि पहले विद्वान थे जिन्होंने नोमोन की सहायता से, अभी आपने पढ़ा कि नोमोन की खोज हो चुकी थी, इन्होंने नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की। यह उनका सबसे बड़ा योगदान है। और उन्होंने बताया कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है, जबकि वस्तुतः ध्रुवों से होकर पृथ्वी की परिधि 24,860 मील है। तो उन्होंने लगभग पृथ्वी की परिधि के बारे में जो है और भूमध्य रेखा की लंबाई के बारे में पहली बार जो है एक ऑथेंटिक स्टडी के आधार पर बताया। उनकी जो किताब थी उस किताब का नाम था एक्यूमेन, और उस किताब में उन्होंने जो वास योग यानी रहने लायक जो विश्व है उसको एक्यूमेन कहा गया। आगे जब आप पढ़ेंगे, और उन्होंने पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को भी मापने का प्रयास किया, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सही नहीं रहा। उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है ज्योग्राफिया, और इस ज्योग्राफिया में उन्होंने गणितीय भूगोल के बारे में बताया हुआ है। पृथ्वी की परिधि को मापने के लिए उन्होंने एक स्थान है साइने और दूसरा स्थान है अलेक्जेंड्रिया। इन दोनों स्थानों के बीच जाकर के ऑब्जर्वेशन किया। इन दोनों के बीच की दूरी को 5,000 स्टेडिया अर्थात 500 मील माना, जबकि दूरी वास्तविकता में जो है 453 मील ही है। साथ ही उन्होंने पृथ्वी की आकृति को पूर्णतः गोलाकार माना। तो यह इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इरेटोस्थनीज महोदय का भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपके पास नोट्स है, मैं भी आपको समझा दे रहा हूं। आपको एक बार फिर से इस जो है इरेटोस्थनीज का जो भी योगदान है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगले जो विद्वान आते हैं उन विद्वान का नाम था हिप्पार्कस। इन्होंने अक्षांश और देशांतर के आधार पर विश्व को क्लाइमेटा यानी अक्षांश की पेटियों में विभाजित किया। इनका योगदान यह था कि इन्होंने अक्षांश और देशांतर के आधार पर, अक्षांश और देशांतर रेखा जाल के आधार पर ज्ञात विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। वो पहले विद्वान थे जिन्होंने आर्सीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में डिवाइड किया। जो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी वृत्त को 360 डिग्री का डिवीजन पढ़ते हैं, वो सबसे पहले जो है किसने किया था? हिप्पार्कस महोदय ने किया था। उन्होंने विषुवत रेखा एवं देशांतर रेखाओं को भी बृहत वृत्त बताया। एक नया ग्रंथ, एक नया यंत्र था जिसका नाम था एस्ट्रोलेब, और ये एस्ट्रोलैब था डोमोन की तुलना में अधिक एक्यूरेट था, अधिक उपयोगी था। और इन्होंने 3 डायमेंशनल मंडल को 3 डायमेंशनल में परिवर्तित किया तथा 2 प्रकार के प्रक्षेपों के बनाने की योजना प्रस्तुत की। पहला था लंबरेखी यानी ऑर्थोग्राफिक, और दूसरा था समरूपीय। जब आप इसको थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इन प्रक्षेप 3 डायमेंशनल वर्ड को 2 डायमेंशनल वर्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आप लोग जब ने पढ़ा होगा कि प्रक्षेप के बारे में पढ़ा होगा, तो हमारी जो त्रिआयामी पृथ्वी है उसको द्विआयामी प्रक्षेप के माध्यम से कैसे जो है निरूपित किया जा सकता है, ये पहली बार बताया हिप्पार्कस महोदय ने। सबसे जो लास्ट विद्वान थे इनका नाम तो पोसिडोनियस, और इन्होंने जो महत्वपूर्ण किताब लिखी उसका नाम था द ओशियन, और इनको सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। पोसिडोनियस ने सबसे पहले बताया कि न्यू मून के दिन जब चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं तथा पूर्ण चंद्रमा के दिन आने वाले ज्वार दीर्घ ज्वार होते हैं, जबकि प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में सर्वाधिक नीचे ज्वार एवं लघु ज्वार आते हैं। तो ज्वार के बारे में इन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट दी कि जब सूर्य चंद्रमा एक सीध में होते हैं
तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ लगती, जिसके कारण जो है सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। भौतिक भूगोल के विकास के कारण जो है इनको भौतिक भूगोल का पोसिडोनियस महोदय को भौतिक भूगोल का पिता माना जाता है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महासागरों की गहराई को ज्ञात करने का प्रयास किया, वो पहले व्यक्ति थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ग्रीक ज्योग्राफी के बारे में मैं इनको बता दूं। पहला है गणितीय भूगोल का, मैंने आपको बताया थेल्स एंड अलेक्जेंडर, और इसको अंतिम चरम बिंदु तक पहुंचाने का प्रयास एरिस्टोथेनस के द्वारा किया गया। यूनानियों ने ही रेखा जाल के आधार पर विश्व के मानचित्र को बनाने का प्रयास किया। प्लेटो के सहयोगी पोंटिकस ने पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन को निर्धारित किया। अरस्तु ने पृथ्वी की गोलाभ आकृति के विषय में 2 निम्न तर्क दिए। गुरुत्वाकर्षण नियम से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वस्तु की प्रवृत्ति केंद्र की ओर जाने की होती है, तथा चंद्रमा के तल पर जो पड़ने वाली छाया के आधार पर स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोलाभ है। एरोटोस्थनीज द्वारा खींची गई सर्वप्रथम समानांतर रेखा हरक्यूलिस के पिलर से भारत के छोर तक खींची गई थी। प्लेटो ने अधिकांश सिद्धांतों के निर्माण में सामान्य से विशिष्टता के लिए तर्क प्रस्तुत किए, जिसे निगमनित पद्धति कहा जाता है। ये तमाम चीजें थी। अरस्तु ने आगमनिक पद्धति की बात कही, है बहुत ही टेक्निकल चीज है, मैं आपको जब समय मिलेगा तो बताऊंगा कि आगमन और निगमन का मतलब क्या होता है। यूनानियों ने विश्व को कटिबंधों में विभाजित किया, मैंने बताया कि अरस्तु ने 3 कटिबंधों ने विभाजित किया था। यूनानियों ने तापमान एवं अधिवास के मध्य संबंध को स्थापित किया। अरस्तु ने बताया कि विषुवत रेखी क्षेत्र अधिक तापमान एवं ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडे होने के कारण मानवीय अधिवास के अनुकूल नहीं है। अरस्तु का यह मानना था कि जब भूगर्भ में स्थित गैसें बाहर निकलने का प्रयास करती हैं तो पृथ्वी के धरातल पर ज्वालामुखी और भूकंप क्रिया होती है। थियोफेस्टस ने जो है जलवायु और वनस्पति के मध्य संबंध स्थापित किया, और पाइथागोरस ने सबसे पहले जो है पृथ्वी को गोल बनाया। तो इस तरह देखा कि आपने आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए। पहला पढ़ाया कि भारतीय भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा भूगोल के विकास में, और यूनानी भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा है भूगोल के विकास में। यहाँ पर अगर आपको कुछ बात ना समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं कल टाइम निकाल करके आगे का जो चैप्टर है मैं आपको कल बताऊंगा। किसी को कुछ पूछना है, सभी लोग अपना माइक खोल सकते हैं। सर आपने जो आज